नमस्कार दोस्तों, रोहित है। आप लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। माथे पर एग्ज़ाम है तो चूंकि री एग्ज़ाम थोड़ा सा जटिल होता है, ऐसा उसकी प्रवृत्ति ऐसा देखा गया है कि री एग्ज़ाम थोड़ा जटिल होता है। उसी के चलते बहुत लोग आप लोग का डिमांड था पॉलिटी के लिए, तो मैं भी अभी थोड़ा सा फ्री हुआ तो सोचा कि पॉलिटी पर कुछ वीडियो बना देते हैं। इट विल बी अ काइंड ऑफ रिवीजन। हम लोग कैसे इसको करेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्या मूव हुआ है जो स्टेट स्पेसिफिक है, मतलब जिस पर स्टेट पर इफेक्ट पड़ सकता है, उस टॉपिक को पकड़ेंगे। आप क्वेश्चंस के थ्रू आप उस ट्रेंड को पकड़ लेंगे तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि एक अच्छा एग्जामिनर जो पेपर सेट करेगा वो कैसा क्वेश्चन सेट कर सकता है। लेट अस स्टार्ट। पहले हम लोग कुछ वन लाइनर से स्टार्ट करेंगे, है ना। पहला वन लाइनर ये है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द ट्राइब्स इन बिहार। पहले जो टोटल नंबर ऑफ द ट्राइब्स था ये 33 था। ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर से आया है, तो 33 ट्राइब था। पर आपको पता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर, अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर एक लोहरा है और लोहरा है। तो लोहार वो जाति है जो लोहा का काम करता है, उसको हटा दिया है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब शेड्यूल ट्राइब में लोहार जाति नहीं आएगा, लोहराज विल कंटिन्यू। तो नंबर ऑफ द शेड्यूल ट्राइब इन बिहार नाउ हैज रिड्यूस टू 32। डेटा पूछ सकता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द जीआई टैग्स। द टोटल नंबर ऑफ द जीआई टैग्स इन बिहार इज नाउ 15। अब 15 हो चुका है, क्योंकि पहले वाले वीडियो में हमने आपको बार बार चित्कार मार के बताया था कि जितने मैगजीन्स वगैरह उस समय चल रहे थे वो 15 बोल रहे थे, पर वो ऑफिशियल नहीं था। अभी जो दरभंगा मखाना है, मिथिला मखाना है, उसको जीआई टैग मिल चुका है। सो नाउ इट इज 15, पहले 15 नहीं था। ये पूरा लिस्ट है, इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा। दिस लिस्ट हैज बीन प्रोवाइडेड टू अस बाय सिंचन भजपुरिया एंड दिस हैज बीन प्रोवाइडेड टू बाय मंथन और अनामिका। नाउ लेट अस सी। थोड़ा सा यहां पर देखिए, सिलाव खाजा कहां का है। सिलाव खाजा अगर आप लोग नालंदा वगैरह जाएंगे तो जरूर खाइएगा, बड़ा फेमस एक सिलाव एक जगह है। तो सिलाव खाजा कहां का है, नालंदा का है। नाउ ये बताइए कि ये कतरनी राइस कहां का है। कतरनी राइस इज नॉट ओनली फ्रॉम, मतलब कहां का है, तो इट इज बेसिकली फ्रॉम भागलपुर, अंगा बेल्ट मान लीजिए। भागलपुर और बांका दो जगह मिलता है कतरनी राइस, बहुत अच्छी राइस है। ये कौन सी नदी है, दिस रिवर इज द नीपर नदी। और नीपर नदी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने ज्योग्राफी थ्रू मैप्स में भी आपको बता रखा है, पर कुछ नए लोग जुड़े होंगे उनके लिए बता दे। यूक्रेन की राजधानी कीव इसी पर है। दिस डिवाइड्स द यूक्रेन इन अप्रोक्सीमेटली 2 इक्वल हाफ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही रहेगा। उसकी करेंसी क्या है, ये रही। ये किसकी करेंसी, रूबल, रशिया की करेंसी रही। नाउ वी विल स्टार्ट विद द पॉलिटी पार्ट। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फ्रेम हमने क्यों किया। इस क्वेश्चन को फ्रेम किया क्योंकि अभी आपको पता है कि आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति के रूप में चुनाव हुआ है। तो हमें यह पता होना चाहिए कि व्हाट कंस्टिट्यूट्स द इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज को कंस्टिट्यूट कौन करता है, क्योंकि एक बढ़िया क्वेश्चन सेटर तो ये बना ही देगा ना कि इलेक्टोरल कॉलेज में क्या क्या है। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है। देखिए, पहले यह आपको पता होना चाहिए कि द राष्ट्रपति इज कॉल्ड एज द फर्स्ट सिटीजन। वाई राष्ट्रपति इज कॉल्ड एज द फर्स्ट सिटीजन, इसलिए क्योंकि अगर आप सेंसस देखेंगे तो सेंसस में पहला नाम राष्ट्रपति महोदया से स्टार्ट होगा। दूसरी बात, अगर आप वोटर लिस्ट देखेंगे तो पहला नाम राष्ट्रपति से स्टार्ट होता है। अगर आप वारंट ऑफ प्रेसिडेंस देखेंगे तो वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में सीनियरिटी में सबसे एक नंबर पर राष्ट्रपति हैं, इसलिए राष्ट्रपति इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द इंडिया। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वोट प्लस मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वोट। व्हाट आई वांटेड टू एम्फसाइज इज, यहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो वोट करेंगे, बट ओनली द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हैव द राइट टू वोट। सुब्रमण्यम स्वामी नहीं कर पाएंगे, राकेश सिन्हा नहीं कर पाएंगे, ओनली द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन वोट। एमएलसी वोट नहीं कर पाएंगे। मेरा बस मकसद ये था कि आपको ये बता दे कि इलेक्टोरल कॉलेज में एमएलसी वोट नहीं करता है। एमएलसी क्यों नहीं वोट करता है, कभी आपने सोचा क्यों नहीं वोट करता है। एमएलसी अगर आप देखेंगे तो एमएलसी का चुनाव क्या होता है, अगर आप देखेंगे कि एक ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुने जाते हैं, एक टीचिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुने जाते हैं, एक लोकल बॉडीज से चुने जाते हैं। दूसरी बात, कितने एमएलसी राज्यों में है, कुछ ही राज्य में, 6-7 राज्य में है एमएलसी। तो एमएलसी तो एक तो है कि लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेट्स में है। दूसरी बात कि ये जो
स्पेसिफिक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी को, टीचर्स को, इनको तो हमने ऑलरेडी काउंट कर रखा है भैया। ये जब एमएलए का वोट हो रहा था तो वहां पे तो ये वोट कर चुके हैं, तो इट विल बी ए काइंड ऑफ अ डबल काउंटिंग। दूसरी बात, हर स्टेट में नहीं है, तो एक तरह से मतलब आप उसको क्या कर रहे हैं, बायसनेस आप शो कर रहे हैं। एमएलसी वोट नहीं करता है, मेरा बताने का मकसद मात्र ये था। तो एमएलसी के कौन कौन सदस्य हैं? राबड़ी जी एमएलसी के सदस्य हैं, नीतीश कुमार जी एमएलसी के सदस्य हैं, तेजस्वी यादव एमएलसी के नहीं हैं, तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा के सदस्य हैं, तारा किशोर प्रसाद जी बिहार विधानसभा के सदस्य हैं। ये दोनों वोट नहीं कर सकते हैं, दे आर नॉट लिएबल टू वोट एज द एमएलसी आर नॉट सपोज टू वोट इन द इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट। अनदर क्वेश्चन इज, इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट कैसा होता है? ओपन बैलेट होता है कि सीक्रेट बैलेट होता है? ये सीक्रेट बैलेट से होता है। दूसरी बात, कौन सा आर्टिकल डील करता है? हमको लगता है कि आर्टिकल नंबर 54, 55, 62 वगैरह तक राष्ट्रपति महोदय से डील करता है। कैसा वोटिंग पैटर्न है? प्रोपोर्शनेट वोटिंग पैटर्न है। क्या होता है प्रोपोर्शनेट वोटिंग पैटर्न? अब ये बड़ा टॉपिक बन जाएगा, इस पर हमने ऑलरेडी एक बहुत ही बड़ा वीडियो बना रखा है, जस्ट गो सॉरी जाकर उसको वॉच करिए। लेट अस मूव। When the president rule is imposed in the state legislative power, this is excellent question. When the president rule is imposed in the state legislative power of the state legislature gets vested in. Correct answer is parliament. अब ये देखिए, जब प्रेसिडेंट रूल हमने लगा दिया, पहली बात कि प्रेसिडेंट रूल किस आर्टिकल से लगता है? प्रेसिडेंट रूल आपको लगता है आर्टिकल नंबर 356 से लगता है। इसको अंबेडकर साहब प्रेसिडेंट रूल को क्या कहते हैं? इसको डेड लेटर कहते हैं कि इट इज अ डेड लेटर। अब देखिए, जैसे राष्ट्रपति शासन लगा, राष्ट्रपति शासन क्यों लगा? अच्छा ये बताइए कि अगर मानते हैं कि बिहार में रेप हो गया और केंद्र की सरकार राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है, लगा सकती है क्या? बिल्कुल नहीं लगा सकती है। अब लगाने के लिए तो आप कुछ भी लगा सकते हैं, पर इट विल बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ द लॉ। बट as a matter of the precedence, you cannot, as a matter of principle, as a matter of the constitutionality, you cannot apply the Rashtrapati Shasan in the case of a rape. Why? Because this is an administrative failure of the state. ये स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। पर इमरजेंसी का प्रावधान क्यों है? कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जब फेल कर जाएगा, when the constitutional machinery will fail, then only the president rule will come into effect. What is a constitutional machinery? मानते हैं कि बिहार विधानसभा में 122 किसी के पास आ ही नहीं पाया, कुछ भी जुगाड़ नहीं बैठ पाया, और मानते हैं कि किसी भी पार्टी के पास सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं आ पाया। उस केस में क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल कर गया? यस, द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल्ड। क्यों? आप सरकार नहीं बना पाएंगे। जब आप सरकार नहीं बना पाएंगे तो गवर्नर को एडवाइस कौन करेगा? द गवर्नर हैज टू बी एडवाइज बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सो द गवर्नर कैन नॉट डू हिज और हर द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी. If the governor is failing to do the discharge the constitutional duty, it is a clear-cut case of a constitutional machinery breakdown, and the president rule will pitch in. समझ में आ गया बात यहाँ तक? तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट रूल आपके लिए तभी लगता है जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल करता है। इसके लिए एक बहुत फेमस केस रहा, एसआर बोमई केस। अगर आपसे पूछे कि एसआर बोमई केस किससे संबंधित है, तो देखिए वो तो कहता है कि सेकुलरिज्म के बारे में बहुत चीज़ पे कहता है, पर एसआर बोमई केस का एक चीज़ बहुत ही पिक्यूलियर है। एसआर बोमई केस कहता है कि स्ट्रेंथ किसकी बहुमत है? द स्ट्रेंथ हैज़ टू बी टेस्टेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। जो बहुमत है उसको हाउस के फ्लोर पर आप टेस्ट करेंगे। ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है एसआर बोमई केस का। अब देखिए, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट रूल आपने इंपोज किया, आपका ड्यूटी कौन करेगा प्रेसिडेंट रूल में? अंडर द केस ऑफ द प्रेसिडेंट रूल द पार्लियामेंट विल वर्क, आपका वो कानून बना रहा है। बट एग्जीक्यूटिव फंक्शन किस में वेस्ट होगा? जो एग्जीक्यूटिव मानते हैं, जैसे नीतीश कुमार जी का एग्जीक्यूटिव कौन है? नीतीश कुमार जी का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस विल बी डिस्चार्ज बाय हुम? इट विल बी डिस्चार्ज बाय द प्रेसिडेंट। अब आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि वो तो गवर्नर साहब करते हैं। गवर्नर इज नो वन, तनखैया हैं राष्ट्रपति के गवर्नर साहब। 2 दिन उनको मन करेगा बुला लेंगे कि आपका खत्म हुआ, तनखैया हैं उनके। राष्ट्रपति शासन में the executive power will be vested in the president will discharge his duty through the governor. Are you getting this? It is not vested in the governor. The executive power is vested in the राष्ट्रपति will discharge his duty through the governor. अपने तनखैया के साथ कर लेंगे। राष्ट्रपति को आप कुछ भी कहिए, बॉस है, सुप्रीम कमांडर है, हम लोग कुछ भी उसको कहे, है ना?
नेशनल इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड इन ओनली वन पार्ट ऑफ द कंट्री एज पर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देखिए इसको इसलिए डाले हैं कि बहुत लोग इसको 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आज कहेगा। ये क्वेश्चन हमसे मंथन पूछा था, तो हमको क्वेश्चन अच्छा लगा तो इसको हमने इंक्लूड कर लिया। देखिए वो होता क्या है कि नेशनल इमरजेंसी, पहले हमें यह पता होना चाहिए कि नेशनल इमरजेंसी किस ग्राउंड पर लगता है। नेशनल इमरजेंसी जो है एक ग्राउंड पर लगेगा वार पर, एक ग्राउंड है एक्सटर्नल एग्रेशन पर, और एक ग्राउंड है आपको इंटरनल डिस्टर्बेंस पर। इंटरनल डिस्टर्बेंस को अब चेंज करके आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया है। आपने पढ़ा होगा आर्म्ड रिबेलियन इसको कर दिया गया है। नाउ द क्वेश्चन इज आर्म्ड रिबेलियन क्यों किया गया? ये आर्म्ड रिबेलियन 44th सॉरी आर्म्ड रिबेलियन कब किया गया? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया। आर्म्ड रिबेलियन अपने कर दिया गया क्या? जनता पार्टी की सरकार थी, एक कमीशन बनती है, वो कमीशन बनती है शाह कमीशन। वो रिकमेंड करती है कि भाई इंटरनल डिस्टर्बेंस तो बहुत ही एक वेग टर्म है, आर्म्ड रिबेलियन होना चाहिए। जब वो आर्म्ड रिबेलियन होगा तब आप लगा सकते हैं। अब मेरा आपसे सिंपल क्वेश्चन है कि भाई वार और एक्सटर्नल एग्रेशन में क्या अंतर है? एक ही चीज तो हुआ, एक चीज नहीं हुआ। इसलिए एक चीज नहीं हुआ कि हम लोग एक बार लगाए हैं इमरजेंसी 1962 में लगाए थे जब इंडिया चीन वार हुआ। तो जब हम एक्सटर्नल एग्रेशन बोलते हैं तो हम ये बोलते हैं कि वी आर अ पीस लविंग पीपल, हमारा सामने वाला हमारे ऊपर अटैक किया, हम रिटेलिएट कर रहे हैं। वार मतलब हम लड़ रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं। तो वी वांटेड टू प्रोजेक्ट आवर सेल्फ एज अ पीस लविंग कंट्री। और जब 1962 में हम लोग लगाते हैं तो हम लोग यही ग्राउंड पर लगाते हैं कि हम पर अटैक किया, हम रिटेलिएट कर रहे हैं। दिस हैज टू बी वेरी क्लियर। नाउ द क्वेश्चन इज कि नेशनल इमरजेंसी, और कुछ इसमें आर्टिकल्स है उसको भी देख लेंगे। नेशनल इमरजेंसी आप लगा देंगे तो नेशनल इमरजेंसी के लिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बनता है और वो बहुत सारा चेंजेस लेकर आता है। वो कहता है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कि नेशनल इमरजेंसी तो तुम लगा सकते हो भाई, लेकिन प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट गिव इट इन द राइटिंग टू द राष्ट्रपति। आप राइटिंग में लिख के देंगे कि आप क्यों राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं। दूसरी बात, अगर आपने राष्ट्रपति शासन लगा दिया तो एक महीना में, एक चीज को ध्यान रखना है, पहले 2 महीना था, अब कर दिया गया 1 महीना में। यू हैव टू गेट दिस थिंग पास्ड इन द पार्लियामेंट। हाउ? 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस हाफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। जो नए लोग हैं भाई, इस पर पूरा वीडियो बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट जाकर एक बार जरूर देख लीजिए, नहीं तो बहुत धोखा हो जाएगा। ये वही मेजोरिटी है, टाइप्स ऑफ मेजोरिटी में आपको बताए थे, जो सीएजी को इंपीच करने में इस्तेमाल होता है, जज को इंपीच करने में इस्तेमाल होता है, और जो सबसे हार्ड मेजोरिटी अपने संविधान में है वो है राष्ट्रपति को इंपीच करना, 2/3 द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। माय फ्रेंड, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक चीज और बहुत अच्छा करता है, ये कहता है कि राइट टू प्रॉपर्टी को, पहले क्या था राइट टू प्रॉपर्टी? एक फंडामेंटल राइट था। राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन मूव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गए तो उसका स्तर कम हो गया 300 क्लॉज ए में। 301 क्लॉज ए क्या कहता है? राइट टू डू द इंटर स्टेट ट्रेड। इट इज ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटर स्टेट ट्रेड। और थोड़ा सा डेल्व करते हैं। अब देखिए 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऊपर था, लिखा हुआ था ना, वो किससे डील करता है? वो 10th शेड्यूल को ऐड करता है। 10th शेड्यूल में क्या होता है मेरे दोस्त? 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ को ऐड किया जाता है ना। अब देखिए उसमें और क्या था? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में आपको चित्कार मार मार के बता चुके हैं कि पहले 18 भाषा था 8वां शेड्यूल में, और 4 भाषा को ऐड किया गया, बोडो को, मैथिली को, संथाली को, डोगरी को। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन द सेंस दैट ये 2 काम करता है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। पहला काम ये करता है, देखिए पॉलिटी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, हम लोग पॉलिटी पर उतना वीडियो नहीं बना पाए जितना हम लोग को बनाना था, समय का अभाव था, फिर भी हम लोगों ने 90% के आसपास कंटेंट आपको डाल दिया है। पॉलिटी के लिए हम लोग पूरा कोर्स लेकर आएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये क्या करता है कि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कह रहा है कि 1/3 से बढ़ाकर एंटी डिफेक्शन के लिए 2/3 कर दिया कि 2/3 से डिफेक्शन होना चाहिए, तभी हम आपकी सदस्यता बच पाएगी। और दूसरी बात है, ये कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसका स्ट्रेंथ 15% फिक्स कर देता है। अब बिहार के केस में आप निकालिएगा तो 15/100, हम टेलीग्राम ग्रुप में ये क्वेश्चन दिए थे, इंटू 243 करिएगा तो आपका आता है 36.45। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी
लेस देन 15% ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री को इंक्लूड करके। तो अगर अपने बिहार में करिएगा तो उसमें क्या आता है 36.45। तो कोई लड़का बोलेगा कि सर ये फ्रैक्शन तो हो नहीं सकता है, हम 37 क्यों नहीं ले लेंगे। आपके पास दो विकल्प है कि आप 37 भी ले सकते हैं, 36 भी ले सकते हैं इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर। पर मेरे दोस्त कहता है कि आप इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, तो 37 लीजिएगा तो इससे ज़्यादा हो गया, तो 36 विल बी द करेक्ट आंसर। दिस कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। नाउ द क्वेश्चन इज कि अब ये बताइए, थोड़ी सी तबीयत नासाद है, मेन स्पिरिट ऑफ द 73वां एंड 74वां, अभी हमने एक पूरा इस पर एक वीडियो बनाया है 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पंचायती राज व्यवस्था पे। तो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल नंबर 40 उससे डील करता है। आर्टिकल नंबर 40 किस चीज़ की बात करता है? आर्टिकल नंबर 40 ग्राम पंचायत की बात करता है। जब वो ग्राम पंचायत की बात करेगा तो एक तरह से वो 73वां और 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात कर रहा है। दूसरी बात यह बहुत महत्वपूर्ण है कि लक्ष्मी मल सिंघवी कमेटी के कारण वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इनको बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दीजिए, और टोटल 29 सब्जेक्ट को स्टेट 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ट्रांसफर कर देता है। टोटल 29 सब्जेक्ट को ट्रांसफर कर चुका है। और मिनिमम एज कितना है चुनाव लड़ने का? 21। कौन आर्टिकल में है? हमने आपको F1 रेस से याद कराया था। एक आर्टिकल है 243 के, वो अमरेश भाई बहुत अच्छा याद कराएं कि के मतलब के कराई इलेक्शन, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराई इलेक्शन, है ना। तो 243 के इज स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएगा इलेक्शन, है ना। इस तरह से हम लोग इसको कर चुके हैं। आर्टिकल 38 क्या कहता है? आर्टिकल 38 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आता है और ये कहता है कि टू मिनिमाइज, अच्छा 36 टू 51 क्या है जी? आर्टिकल 36 टू 51 क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व। कहाँ से हम लोग लिए हैं डीपीएसपी को? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। तो ग्रैंड छोड़िए सब, मेंस में अब आ जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। आर्टिकल 38 क्या कहता है? टू मिनिमाइज द इनकम इनइक्वलिटी की बात करता है कि इनकम इनइक्वलिटी को राज्य को मिनिमाइज करना चाहिए। आर्टिकल 38 क्या कहता है? आर्टिकल 38 ये कहता है। आर्टिकल 39 क्या कहता है? कहता है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क दीजिए, है ना। इस तरह से मैक्सिमम जितने ऑप्शन हैं इसको हम लोगों ने कवर कर दिया। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करती है। इसी में आर्टिकल नंबर 44 है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेगा। 47 नंबर आपको पता ही है, वो जिससे हम लोग का लिकर बैन वगैरह, मतलब उसी से इम्प्रेस्ड हुआ है। लिकर बैन हम लोग उसी से करते हैं। अब आर्टिकल नंबर 50 महत्वपूर्ण है, वो कहता है कि एग्जीक्यूटिव से जुडिशियरी को सेपरेट कर दीजिए। आर्टिकल नंबर 49 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट की बात करता है। आर्टिकल नंबर 48 इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 48 क्या कहता है? काऊ को मत मारिए, काल्फ को मत मारिए, इन सब चीज़ों को बचाइए। तीसरी बात एक है आर्टिकल नंबर 48A, वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करता है। और दूसरी बात ये है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज अ पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट। फंडामेंटल राइट्स आर द नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट। पॉजिटिव ऑब्लिगेशन मतलब ये कहता है कि सरकार को क्या करना चाहिए। फंडामेंटल राइट कहता है कि सरकार, द गवर्नमेंट कैन नॉट डू, वो बोलता है कि आप क्या नहीं कर सकते हैं। तो इट इज अ नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट, डीपीएसपी इज अ पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट। हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी? माय फ्रेंड्स, द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी इज अपॉइंटेड बाय द लोकसभा स्पीकर। ओम बिरला जी करेंगे। लोकसभा स्पीकर करेंगे। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कमेटी। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, अभी आप देखिए कब ये एग्जिस्टेंस में पहली बार आया? 1921 में आया। कौन सा एक्ट इसका प्रावधान लेकर आया? मॉन्टगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 इसको लेकर आया। कितने सदस्य होते हैं? 15 लोकसभा के सदस्य होंगे, 7 राज्यसभा के सदस्य होंगे। अभी कौन है? अधीर रंजन चौधरी। कितने साल के होंगे? 1 साल का होगा। मिनिस्टर इसका कभी मेंबर नहीं बन सकता है। एंड इट इज द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अकाउंट कमिटी विच कीप्स अ चेक ऑन द एग्जीक्यूटिव। इट इज अ टूल थ्रू विच द पार्लियामेंट कीप्स अ चेक ऑन द एग्जीक्यूटिव। ये जितना CAG वगैरह का रिपोर्ट होता है सब यही जांच करता है। हु इज नॉर्मली द चेयरमैन ऑफ द पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी? दिस इज एन एक्सीलेंट क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा जाता है कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी के चेयरमैन है। द प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन। ओह
द प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी को अगर आप देखेंगे, इसको सुपर कैबिनेट कहा जाता है। क्यों सुपर कैबिनेट कहा जाता है? क्योंकि ये जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है, सारे डोमेस्टिक मामलों पर और इंटरनेशनल रिलेशन के मामलों पर यही निर्णय लेता है। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी, प्राइम मिनिस्टर इसको हीड करते हैं। एक होता है पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी इज हेडेड बाय द ऑनरेबल होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर एक और कमेटी को हीड करते हैं, उसको कहते हैं जोनल काउंसिल। जोनल काउंसिल अभी कितने हैं? 5 हैं। जोनल काउंसिल कौन सा बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्यों? क्योंकि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत बना हुआ है। जब आप पार्लियामेंट के किसी एक्ट से बनते हैं तो आपको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। एक और बॉडी है, इसको आप क्या कहते हैं? इंटर स्टेट काउंसिल। आपका सारा रिवीजन आज करा दिए, अब इससे ज़्यादा कुछ आएगा ही नहीं यार, इससे ज़्यादा क्या ही पूछेगा, सारा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम रिवाइज करा दिए। इंटर स्टेट काउंसिल कैसा बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? संविधान का धारा 263 के तहत बनता है। कौन बनाता है? राष्ट्रपति बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? केंद्र और स्टेट में अच्छा सामंजस्य बनाने के लिए बनाते हैं। हीड कौन करता है? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हीड करते हैं, पर राष्ट्रपति महोदय बनाते हैं। यार आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा सा तबीयत खराब है, सर्दी लग गया है, दिल्ली में बारिश हुआ है, भीग गए हैं। जुडिशियल रिव्यू इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जुडिशियल रिव्यू इज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियल रिव्यू जो है, कंसेप्ट ऑफ द जुडिशियल रिव्यू अपना संविधान में कहीं मेंशन नहीं है। वो जुडिशियरी का इन्वेंशन है जिसके तहत वो चेक करता है। Right to legal representation has its genesis in which article of the Indian Constitution? This is an important question कि कहाँ पर है। आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल नंबर 22 क्या किस चीज से डील करता है? आर्टिकल नंबर 22 प्रोटेक्शन इन द केस ऑफ। आर्टिकल नंबर 22 क्या कहता है? प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन। आप अगर किसी को अरेस्ट करना चाहते हैं, डिटेन करना चाहते हैं, उसके रिलेटेड है आर्टिकल नंबर 22। इसमें क्या कहता है कि यू कैन नॉट अरेस्ट ए पर्सन ऑन द ग्राउंड ऑफ द सस्पिशन। द ग्राउंड ऑफ द अरेस्ट हैज टू बी इंटीमेटेड सो दैट ही कैन गेट हिज लीगल प्रोटेक्शन। अगर आपने मुझे अरेस्ट किया तो आप मुझे पहला काम क्या करेंगे? ग्राउंड बताएंगे कि किस ग्राउंड पर आप हमको अरेस्ट किए। जैसे आप हमको ग्राउंड बताएंगे या मेरे रिश्तेदार को ग्राउंड बताएंगे तो वो क्या करेगा? जब हमको ग्राउंड पता होगा तो मेरे लिए वो लीगल काउंसिल का इंतजाम करेगा। जैसे लीगल काउंसिल का इंतजाम किया तो राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन हो गया, वकील साहब हमारा केस लड़ेंगे। दूसरी बात ये है कि इसमें यह है कि आप देखते होंगे कि बेल इज द नॉर्म कहा जाता है कि बेल इज द नॉर्म। इट कैन बी ओनली अवॉइडेड इफ द कोर्ट थिंक्स दैट ही कैन इन्फ्लुएंस द एविडेंस और कैन एस्केप द लॉ। तभी बेल, देखिए अपने संविधान में अपना इतना सुंदर संविधान बनाया हुआ है कि बेल नॉर्म है, जेल नॉर्म नहीं है। बेल इज द नॉर्म। ये सब मेंस में हम लोग जब पढ़ेंगे ना तो इसको डील खूब अच्छे से करेंगे। बेल इज द नॉर्म। वो तब बेल अवॉइड करेंगे जज साहब जब उनको लगेगा कि ये एविडेंस के साथ टैंपर कर सकता है, पावरफुल पर्सन है, या फिर भाग सकता है, स्किप कर सकता है, नहीं तो वो बेल नहीं देते हैं। आर्टिकल 22 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक है आर्टिकल 20 और एक है आर्टिकल 21। आपको पता होना चाहिए कि जब इमरजेंसी लग जाएगा देश में तो फिर भी आर्टिकल नंबर 20 और 21 नहीं सस्पेंड होता है। आर्टिकल 21 राइट टू द लाइफ है। आर्टिकल 20 किस चीज़ की बात करता है? आर्टिकल 20 कहता है कि एक व्यक्ति को आप डबल जियोपार्डी नहीं कर सकते, उसको एक गलती के लिए दोबारा सजा नहीं दे सकते, और एक व्यक्ति को आप अरेस्ट ऐसे नहीं कर सकते हैं और उसको अपने खिलाफ ही गवाह नहीं बना सकते हैं, और भी चीज़ें हैं। पर ये याद रखिएगा कि 20 और 21 इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं कि आप इमरजेंसी लगाने पे भी सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। अभी एक इमरजेंसी की बात हुई थी तो हमने बताया था, कहाँ गया, जो इमरजेंसी की हम लोग बात कर रहे थे, जगह ही नहीं बच रहा। जब हम लोग इमरजेंसी की बात कर रहे हैं तो इमरजेंसी में आर्टिकल नंबर 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये कहा जा रहा है कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इम्पोजिंग द इमरजेंसी इन द होल कंट्री। अगर मानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इम्पोज द इमरजेंसी इन द जम्मू एंड कश्मीर। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इम्पोजिंग द इमरजेंसी इन द तमिलनाडु। तमिलनाडु में इंपोज करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये कहता है कि इंपोज द थिंग्स, impose the article in, you can impose the article in only one part of the country. This is a very important article. This 42nd constitutional amendment act एक चीज और कहता है कि advice of the council of minister is binding on the राष्ट्रपति। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों कहता है?
वाई ऐसा है कि वाई द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज बाइंडिंग ऑन द राष्ट्रपति? इस चीज को कभी आपने सोचा है क्यों? देखिए, अगर आप देखेंगे अपना डेमोक्रेटिक सेटअप देखिएगा, तो आप डेमोक्रेटिक सेटअप में ये पाएंगे कि अगर दो पावर सेंटर आपने क्रिएट कर दिया, जैसे कि आप दिल्ली को आप समझिए, दिल्ली में जब आपने दो पावर सेंटर क्रिएट कर दिया, यू हैव अ एलजी एंड यू हैव अ चीफ मिनिस्टर, तो जब इस पर आएगा तो इस पर ट्रांसफर करेगा, इस पर आएगा तो इस पर ट्रांसफर कर देगा। ये बोलेगा कि पुलिस मेरे अंदर नहीं है, ये बोलेगा कि इनका गलती है, ये पुलिस को कार नहीं दिए, है ना, दोनों का प्रॉब्लम लड़ते रहेगा। तो इफ यू हैव द टू पावर सेंटर, देन देयर विल बी ऑलवेज अ टसल, हमेशा टसल होगा। इंदिरा गांधी जी का समय है, इंदिरा गांधी जी अपना सेकंड पावर सेंटर क्रिएट करने देंगी? वो सिंपल कर दी कि एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज बाइंडिंग ऑन द राष्ट्रपति, मामला ही खत्म कर दिया आपका, और जो कि बहुत अच्छा रहा, है ना, कि डेमोक्रेटिक सेटअप में हम लोग प्राइम मिनिस्टर को एक तरह से चुन रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर आंसरेबल होगा। जैसे कि अभी आप देखिए, अगर नीतीश कुमार नहीं रहते तो जो यूपीएससी का जो लोग मेंस लिख रहा था, वो कितना समस्या में था बताइए? बहुत समस्या में है। एक बार मुख्यमंत्री से मिला, 2 मिनट के अंदर सारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का हेकड़े निकाल के खत्म कर दिया। भाई, वी इलेक्ट द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को हमेशा पावरफुल रखिए, जुडिशियरी को कभी पावरफुल मत रखिए। जुडिशियरी को हम लोग इलेक्ट नहीं करते हैं, वो मनमानी कर सकता है, पर हम जो इलेक्टेड, लोकतंत्र की खूबसूरती वही है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को हम कॉलर पकड़ सकते हैं, मोदी जी को हम लोग गाली दे सकते हैं क्योंकि हमने उनको चुना है। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम को ही मजबूत रखिए, कभी भी डीएम का मन मत चढ़ने दीजिए अपने क्षेत्र में, हमेशा सांसद ऊपर रहेगा, क्योंकि सांसद के हम घर जा सकते हैं, सांसद कैन बी मेड अकाउंटेबल बिकॉज वी इलेक्ट देम, वी हैव नॉट इलेक्टेड दिस फेलो, ठीक है, तो ये तनासा हो जाएगा। तो यही सिस्टम अपना रखा गया कि 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बाइंडिंग कर दिया जाता है और दो पावर सेंटर क्रिएट करने से बचाया जाता है। अप्रूवल फॉर द इमरजेंसी बाय द पार्लियामेंट मस्ट बी डन, अभी हमने आपको ऊपर बताया कि अप्रूवल जो है पहले 2 महीना था, अब क्या है ना कि 1 महीना के अंदर आपको अप्रूवल ले लेना है, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड हाफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, चूंकि स्टेट पीसीएस का एग्जाम है तो पूछ सकता है कि ओथ ऑफ द गवर्नर इज एडमिनिस्टर्ड बाय, द ओथ ऑफ द गवर्नर इज एडमिनिस्टर्ड बाय चीफ जस्टिस। ये तो यहाँ पे हम गवर्नर डाल ही नहीं पाए, अच्छा कोई नहीं, ओह सॉरी, ओथ ऑफ द गवर्नर। देखिए, गवर्नर को पहले हम लोग देखते हैं कि गवर्नर साहब को अपॉइंट कौन करता है। द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। गवर्नर साहब को अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। गवर्नर साहब को ओथ कौन दिलाता है? ओथ गवर्नर साहब को दिलाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट, चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाईकोर्ट दिलाएंगे। हाईकोर्ट को कौन अपॉइंट करेगा? हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को राष्ट्रपति साहब ही अपॉइंट करेंगे। राष्ट्रपति विल अपॉइंट। हु विल एडमिनिस्टर द ओथ? एडमिनिस्टर करेंगे गवर्नर साहब। गवर्नर विल एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ द, दोनों एक दूसरे के ओथ को एडमिनिस्टर करेंगे। एक चीज़ ये बताइए कि अभी जो बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं प्रसाद जी, अतुल प्रसाद जी, अगर इनको हटाना है तो कौन हटा सकता है? गवर्नर साहब हटा देंगे, है ना? अगर ऐसा सोचे हैं तो सल्फास खा लीजिए, है ना? इसको हटाने का पावर, अच्छा इनको नियुक्त कौन करेगा? जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, but he can be removed by whom? He can be removed by only the president of the India. Now the question is, आखिर में ऐसा क्यों किया गया है? देखिए, इसी तरह से हम आपको बता रहे हैं कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को इंडिपेंडेंट बनाया जाएगा, उसको पावरफुल बनाया जाएगा। स्टेट पीसीएस वाला कौन सा आर्टिकल में पड़ता है? आर्टिकल नंबर 14 में पड़ता है। ही कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट, नॉट द गवर्नर। गवर्नर कैन ओनली अपॉइंट हिम। कौन से आर्टिकल से? अच्छा, बिहार जो बीपीएससी कब आता है एग्जिस्टेंस में? 1 अप्रैल 1949। अब इससे ज़्यादा और क्या आपका रिवीजन कराएंगे? जो भी हो गया सब आपको आज करा दिए। कौन सा आर्टिकल डील करता है? और ले लो, 315 से 323 आर्टिकल डील करता है। अभी तो बताया राइट टू प्रॉपर्टी क्या है। हमको ये इसमें बताना है कि आप फंडामेंटल राइट मत टिक करिएगा। राइट टू प्रॉपर्टी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। कैसे आया है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से? अभी हम आपको बताएं कि इसमें देखिए, हम लोग को प्रॉम्प्ट करेगा 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दे देगा, और हम लोग को लगता है कि मैक्सिमम चीज़ 42वां में किया गया है तो हम लोग 42वां मार देते हैं। इसीलिए हम आपको बताए हैं कि 42वां में नहीं किया गया है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में किया गया है। और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में फंडामेंटल राइट का पायदान सबसे ऊपर है। 2 नंबर पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आएगा, बाद में स्टैट्यूटरी राइट्स आएंगे। अब आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लॉ कमीशन जो है वो कौन सा बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सा बॉडी है? ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि कौन सा बॉडी है? एक बार बताइएगा जरूर। अभी कौन है 21वां लॉ कमीशन का? BS चौहान थे, है ना?
BS चौहान है। झारखंड वाज कास्ट फ्रॉम द बिहार, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, हम इसलिए लिए क्योंकि झारखंड हम लोग से अलग हुआ है। तो जब झारखंड अलग हुआ है तो सोचे कि कम से कम एक क्वेश्चन आपको ले लेते हैं कि आपको दिक्कत नहीं हो। झारखंड जब हम लोग से अलग होता है तो हम लोग का दिल का टुकड़ा है झारखंड। हमारे आप स्कूल में जाइएगा, अगर पत्थर मारिएगा ना तो स्कूल से सीधे चला जाता है झारखंड। वो तो हम लोग बच गए, नहीं तो चले जाते। देखिए, हर स्टेट का एक अपना प्राइड है, पर बिहारी होने का एक अलग प्राइड है ना। हर स्टेट का अच्छा है ना, कि बीइंग बिहारी इज़ द फर्स्ट एमंग द इक्वल्स। हर स्टेट का अपना प्राइड है, पर है ना। चलिए, डिबेटेबल टॉपिक में चले जाना मुश्किल हो जाएगा, है ना। 45.85% ऑफ द लैंड लेकर झारखंड हम लोग से गया। कितने नंबर का स्टेट बना झारखंड? 28 नंबर का स्टेट बनता है। कितना जिला लेकर गया था? 18 जिला लेकर गया है। कब हुआ है, बना कब है? 15 नवंबर 2000 को बना है। अब 15 नवंबर को भी एक दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। गूगल करिए, सब चीज़ स्पून फीडिंग नहीं करेंगे। कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल नंबर 3 में ये प्रावधान है। क्यों हम ये क्वेश्चन फ्रेम किए? आपको लगा होगा ऐसे ही फ्रेम कर दिए, नहीं। अभी आप देखिए कि दिल्ली में और पूरे राज्य में मिथिलांचल का लोग सम्मेलन किया है कि हमको एक अलग राज्य बना दो, है ना। तो अभी कौन ठीक है? अगर क्वेश्चन सेटर अच्छा हो जाए तो इस पर बना सकता है ना। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को स्टेट किए हैं। हु वॉज नॉट द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द बिहार? ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। हमने पूरा आपको लिस्ट ही दे दिया है कि लो लिस्ट देख लो, थोड़ा सा अपने भी मेहनत किया करिए कि कौन कौन हैं। अनुग्रह बाबू हैं कि नहीं हैं, ये जयपाल सिंह मुंडा हैं, है ना। अब इसमें आप देखिए कि दरभंगा के राजा हैं कि नहीं हैं, है ना। थोड़ा सा अपने भी इसको करिएगा। PDF हम ग्रुप में टेलीग्राम में अपलोड कर देंगे। When the office of the speaker and the deputy speaker is vacant, then the duty of the office of the speaker is performed by. Correct answer is as decided by the president. हम इसलिए दिए हैं क्योंकि बहुत लोग इसमें मार देगा द पैनल ऑफ द चेयरपर्सन। भाई, जब स्पीकर साहब प्रेजेंट हैं, जब डिप्टी स्पीकर साहब एब्सेंट हैं, स्पीकर साहब एब्सेंट हैं, डिप्टी स्पीकर साहब एब्सेंट हैं, उस केस में जो पैनल ऑफ चेयरपर्सन 10 ठो बना हुआ है वो काम करेगा, स्पीकर का पद लेगा। पर अगर ये वैकेंट है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। अगर एब्सेंट है तब तो करेगा पैनल ऑफ द चेयरपर्सन, अगर वैकेंट है तब वो ड्यूटी को डिस्चार्ज करेगा, जिसको राष्ट्रपति महोदय बोलेंगे वो ड्यूटी को डिस्चार्ज करेगा और इलेक्शन को यथाशीघ्र कराया जाएगा। यहां पर बताते चले कि अगर लोकसभा एडजर्न मतलब जब डिसॉल्व होता है तो स्पीकर अपना पद नहीं छोड़ते हैं, स्पीकर अपने पद पर कंटिन्यूड रहते हैं और वो तब छोड़ते हैं जब नया स्पीकर उनके पद पर आ जाता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, इसको याद रखिएगा। द फर्स्ट सेशन ऑफ द फर्स्ट लोकसभा कमेंस्ड ऑन, कुछ फैक्ट देख लिया जाए, 13 मई 1952 को। पहले स्पीकर GV मावलंकर साहब, पहले डिप्टी स्पीकर एनगर साहब। कैन बी अ क्वेश्चन। अब देखिए, थोड़ा सा आपसे वो ये बता देते हैं, फिर बिहार वाला क्यों छोड़े, है ना। जो अपना लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसके पहले स्पीकर कौन बनेंगे? बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके पहले अध्यक्ष कौन बनेंगे? राजीव रंजन प्रसाद, है ना। अभी कौन कौन है? अभी RJD के अवधेश चौधरी हैं, अवधेश चौधरी RJD के हैं। और अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल का बड़ा काबिल आदमी है यार, देवेश चंद्र ठाकुर, बहुत काबिल आदमी है, फर्गूसन कॉलेज के प्रोडक्ट हैं, पढ़ा लिखा आदमी है। तो देवेश चंद्र उल्टा लिख दिया, देवेश चंद्र ठाकुर हैं, है ना, तो इंपॉर्टेंट है, नीतीश बाबू के आदमी हैं। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड टू लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द बिहार? इसको 10 बार आपको करा चुके हैं, 1/6। सिंपल सा याद रखिएगा। 1/3 कौन करेगा? लोकल बॉडी से जीत के जाएंगे। 1/3 और 1/3 ऐसे ही होता है डिवीजन। ये लोकल बॉडी से जीत के जा रहे होंगे। 1/3 MLA लोग चुन के भेजेगा, आपका मुखिया वो सब वोट करके 1/3 को भेजता है। इस 1/3 को जो है ना, आप इसको ऐसे तोड़ दिया करिएगा, 1/6 और 1/12 और 1/12, ये दोनों को जोड़िएगा तो 1/6 हो जाएगा, और ये 1/6 और 1/6 जोड़िएगा तो 1/3 हो जाएगा। तो 1/12 टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव जीत के जाएगा, 1/12 ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव जीत के जाएगा। इसके पहले अवधेश नारायण सिंह
डिहरी वाला कॉन्स्टिट्यूएंसी से, टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव जीत के जाते थे। ठीक है, एक है श्याम सुंदर या क्या नाम है उनका भी, वो भी उसी से जीत कर जाते हैं। 1/6 जो है गवर्नर साहब नॉमिनेट करते हैं। किस ग्राउंड पे गवर्नर साहब नॉमिनेट करते हैं? वो ग्राउंड रहा यहाँ। द मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर अंडर सेल, इसमें एक कोऑपरेटिव को ऐड किया जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि बाकी सब तो ठीक है, पर इसमें कोऑपरेटिव मूवमेंट से जो लोग हैं उनको भी नॉमिनेट किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय भी करते हैं, पर स्टेट वाले में कोऑपरेटिव मूवमेंट को ऐड कर दिया जाता है। ये पूरा चीज़ आपको याद होना चाहिए, कोई विकल्प नहीं। क्या है यार, लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट में कोऑपरेटिव मूवमेंट इसमें एक्स्ट्रा होता है, उसके थ्रू किया जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज, अच्छा, हु इज़ द लीडर, वीडियो बड़ा बन रहा है, हु इज़ द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा एट प्रेजेंट? कोई नहीं है लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा एट प्रेजेंट, है ना। क्यों? क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन होने के लिए मिनिमम आपके पास कितना चाहिए? बट आपको 10% कम से कम संख्या होनी चाहिए, पर कांग्रेस के पास 10% नहीं संख्या है। राज्यसभा में है, राज्यसभा में कौन है? मल्लिका अर्जुन खड़गे, ठीक है। पर लोकसभा में कहाँ से आते हैं खड़गे साहब? कर्नाटक से हैं, दलित नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं। अब देखिए, मल्लिका अर्जुन अधीर रंजन चौधरी has not been accorded the status of the leader of the opposition in the Lok Sabha. He has not been accorded. प्राइम मिनिस्टर साहब को लोग बोलते रह गए, पर प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं अकॉर्ड करते हैं, बोलते कि टेक्निकली आप नहीं हैं। ही इज द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी, है ना। ही इज द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा, बट ही इज नॉट अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ द LOP। अब सोचिए कि क्यों नहीं स्टेटस दे रहा है LOP के लिए। अब आप सोचिए, दिमाग लगाइए, क्यों नहीं स्टेटस दे रहा है। एक हम सिंपल आपको उदाहरण देते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के भी अध्यक्ष कौन बने हैं देश में? मोदी जी। थिंक्स ग्लोबली एक्ट लोकली, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं अरुण मिश्रा जी, उनको बनाया गया है। तो उसके नियुक्ति में अब जाकर देखिए उसमें कि लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा है क्या? तो अगर लीडर ऑफ अपोजिशन अधीर रंजन चौधरी बाबू को अगर बनाना होता तो उनकी नियुक्ति में उनका भी योगदान हो जाता। इसीलिए ये अकॉर्ड कर ही नहीं रहे आपको लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा के लिए, पर रखना चाहिए था, क्योंकि लोकतंत्र में डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का होना, कोई भी पार्टी का सरकार हो, बीजेपी, बीच कांग्रेस, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन तो होना ही चाहिए। अगर विपक्ष मजबूत नहीं रहेगा तब लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, किसकी भी सरकार हो। विच अमंग द फॉलोइंग इज द क्राइटेरिया ऑफ गेटिंग नॉमिनेटेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द गवर्नर? अभी आपको ऊपर हमने सारा लिस्ट दे दिया है, इसमें से आप सिलेक्ट करेंगे। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज एट प्रेजेंट कैन बी, अभी कितना हो सकता है? आप देखिए, 1+33 है, सुप्रीम कोर्ट का जज का 1+33 है। एक कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, 33 सुप्रीम कोर्ट के और जज हैं। एक चीज़ बताना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज़ द मास्टर ऑफ द रोस्टर। ये मास्टर ऑफ द रोस्टर क्या होता है? मास्टर ऑफ रोस्टर मतलब यही बनाएंगे कि कौन सा बेंच में क्या जाएगा, कौन सा केस चला जाएगा, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। दूसरी बात कि एक है आर्टिकल नंबर 143। आर्टिकल नंबर 143 किससे डील करता है? एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति डॉन मांग दिया तो खत्म, बॉस है, सुप्रीम कमांडर है, मांग दिया तो आपको देना है एडवाइस, है ना। एडवाइस सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन पे फॉलो करता है। ये बताइए कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे डिस्कस करना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनता है ना। अगर कोई मानते हैं कि कोई मैटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, मानते हैं कि EWS को आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनने के लिए मिनिमम 5 सुप्रीम कोर्ट का जज का होना अति आवश्यक है। हैज़ टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। दूसरी बात, और इसमें क्या बता दें, सब तो बता ही दिए। एक होता है जुडिशियल रिव्यू, जो भी आपको ऊपर बताए। जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है, हाई कोर्ट भी कर सकता है, दोनों को जुडिशियल रिव्यू का पावर होता है। जुडिशियल रिव्यू में एक रीट का पावर होता है, हाई कोर्ट रीट जो इशू करता है 226 से करता है ना। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह का माई बाप हाई कोर्ट होता है। अगर मानते हैं कि हाई कोर्ट का हम औरंगाबाद में इसको लेकर जाना चाहते हैं, पटना से इसको हम औरंगाबाद में लेकर जाना चाहते हैं, कौन ट्रांसफ़र कर सकता है? वो पावर केवल डॉन को है, राष्ट्रपति को है, किसी को नहीं है। 1+33 है, मास्टर ऑफ द रोस्टर है, और इसमें तो हमको नहीं लगता कुछ बताने लायक है। और है क्या कुछ बताने लायक? नहीं। यहाँ पर एक चीज़ और बता देते हैं फिर। एक है आर्टिकल नंबर 76। आर्टिकल नंबर 76 किससे डील करता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से डील करता है। अभी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? के वेणुगोपाल। कभी देखिए, फुर्सत के समय में केवल नेटफ्लिक्स मत करिए, है ना, बहुत ही
लाइफ फॉलो हो जाएगा। कभी के वेणुगोपाल का बहस सुनिए। आई हैड द प्रिविलेज ऑफ लिसनिंग टू हिज आर्गूमेंट ट्वाइस, 2 बार सुनने का मौका मिला है। हेयर वी हैड अ बैटरी ऑफ लॉयर्स, जहाँ पे हम काम करते थे वहाँ का हम आपको बात कर रहे हैं। हेयर वी हैड अ बैटरी ऑफ लॉयर्स, और यहाँ पर जो बैटरी ऑफ लॉयर्स बहुत बड़े बड़े, श्याम दीवान हैं, अभिषेक मनु सिंघवी हैं, प्रशांत भूषण हैं, बैटरी ऑफ लॉयर्स खड़ा किया कंपनी। उधर से अकेला आया डॉन। एक आर्गूमेंट, बहस कितना देर चला इन लोग का बहस। आप हम लोग देखते हैं कि टीवी में ये भी बोल रहा है भाव भाव, वो भी बोल रहा है भाव भाव, ऐसे नहीं होता सुप्रीम कोर्ट में बहस। जो जज बोल दिया वही होगा, पहले इनको बोलेगा कि आप अपना बात रखिए। तो हम लोग का जो टीम रखा वो 1.5 घंटा तक भाव 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 हम लोग सारा चीज़ बात रखते रहे। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का कुछ मामला था। ये डॉन सरकार उस समय इनको रखी हुई थी, सरकार इनको लेकर आ गई। जब सरकार इनको लेकर आई, मात्र टोटल बहस किए थे 17 मिनट, इनके फेवर में जजमेंट चला गया। ही इज वन ऑफ द मोस्ट लर्नेड पर्सन। ये सब दे आर द इंस्टीट्यूशन दिमसेल्फ, दे आर नॉट द वकील यार, दे आर इंस्टीट्यूशन दिमसेल्फ, दे आर इंस्टीट्यूशन। फली एस नरिमन हैं, के वेणुगोपाल हैं। बार बार ये आदमी कह रहा है कि हमको नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। सरकार कह रही प्लीज 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 आप अटॉर्नी जनरल रह जाइए, है ना। तो के वेणुगोपाल, अच्छा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। इज ही बार्ड फ्रॉम द प्राइवेट प्रैक्टिस? नो, ही कैन डू द प्राइवेट प्रैक्टिस, ही इज नॉट बार्ड फ्रॉम द सेम। Can Attorney General of India vote? No, he can't vote. He can participate in the proceedings of the House of the Parliament, but he cannot vote. अटर्नी जनरल आप किसको बनाते हैं? उस व्यक्ति को बनाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट जज बनने का योग्य व्यक्ति होता है, उसको आप बनाते हैं। तो इसीलिए आप देखते हैं कि जो के वेणुगोपाल जब बहस करने आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट का जज उनसे सम्मान से बात करेगा, क्योंकि वो व्यक्ति है जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की सारी मेरिट को रखता है पर नहीं बना है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, ही इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सन। दूसरी बात, के वेणुगोपाल क्यों नहीं वोट करते हैं? ये कभी आपने सोचा कि अटॉर्नी जनरल को अपना संविधान क्यों कहता है कि आप वोट नहीं कर सकते? कभी आपने सोचा होगा कि बताइए क्यों नहीं वोट करने का अधिकार देता है? इसलिए वोट करने का अधिकार नहीं देता है क्योंकि अगर वो वोट करेंगे तो फिर लॉ मिनिस्टर आपने कहे के लिए बना कर रखा है, तो लॉ मिनिस्टर है ना उसके लिए, तो लॉ मिनिस्टर को वोट करने का अधिकार है। वहां पे फिर आपको 2 पावर सेंटर क्रिएट हो जाएगा। उस पावर सेंटर से क्रिएट करने के बचने के लिए ऐसा किया गया है। दूसरी बात ये बताइए कि जो स्टेट का जो मामला होता है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है? जो स्टेट है किस पार्ट में मेंशन्ड है? तो स्टेट के लिए पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उससे मेंशन करता है। पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब अगर आप आर्टिकल नंबर देखें तो आर्टिकल नंबर 168 से लेके 212 तक स्टेट से डील करता है, विच इज इन द पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 75 डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल, इसमें कुछ भी नहीं कहा गया है कि लार्जेस्ट पार्टी को बनाएंगे, कुछ भी करेंगे। इसमें होता है कि राष्ट्रपति शैल अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, खत्म। आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से डील करता है, बिल्कुल। आर्टिकल 164 पोस्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर से डील करता है, बिल्कुल। आर्टिकल नंबर 153 किससे डील करता है? गवर्नर से डील करता है। अगर कायदे से बोले तो आर्टिकल 153 से 162 तक गवर्नर साहब से डील करता है। आर्टिकल नंबर 194 स्टेट लेजिस्लेचर से डील करता है, चूंकि स्टेट का एग्जाम है थोड़ा सा लिख लिया जाए, स्टेट लेजिस्लेचर से डील करता है। दूसरी बात कि आर्टिकल नंबर 169 है। आर्टिकल नंबर 169 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 169 कहता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाने का और नहीं डिसॉल्व करने का पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पूछ सकता है मेरे भाई। अच्छा, आप देखते होंगे कि एक गवर्नर 2 राज्य का बन जाता है ना। एक गवर्नर 2 राज्य का बन जाता है, वो कौन से पावर में उसको मिलता है? तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया और उसके तहत ये कह दिया गया कि एक गवर्नर एक राज्य से ज़्यादा राज्य का गवर्नर बन सकता है। ये महत्वपूर्ण है। अब इससे ज़्यादा आपसे क्या पूछेगा? अभी न्यूज़ में कुछ दिन पहले मतलब लगातार रहता है 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एनसीटी ऑफ दिल्ली से डील करता है। हम भी थक गए, आप भी थक ही गए होंगे, आप भी बोल रहे हैं कि दिमाग चाट रहा है मेरा। 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपको बता चुके हैं। 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। 97 कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि अभी नया क्यों ध्यान में रखना जरूरी हो जा रहा है? क्योंकि अभी एक नया कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाया गया है जिसका मंत्री कौन है? आदरणीय अमित शाह जी। तो इट मेड द राइट टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव अ फंडामेंटल राइट। इट मेड द राइट टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव अ फंडामेंटल राइट। इससे ज़्यादा नहीं होगा। अल्टीमेट सोर्स ऑफ द ऑथोरिटी इन द कंट्री इज
पीपल। बहुत लोग कुछ और कर रहे होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन मार रहे होंगे। बिल्कुल आप गलत हैं अगर आप ऐसा मार रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? इसलिए मेरे दोस्त, क्योंकि अगर आप प्रियम्बल को पढ़े तो प्रियम्बल क्या कहता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम लोग अपने आप को ऑथराइज कर रहे हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वहां पर वर्ड है वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमनली रिजॉल्व टू डू दिस 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 दिस। वहां पे वी है, मतलब हम लोग अपने आप को पावर दे रहे हैं। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑथोरिटी इन द कंट्री इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन, अल्टीमेट सोर्स ऑफ द ऑथोरिटी इन द कंट्री इज द पीपल ऑफ द इंडिया। अब देखिए, प्रियम्बल का थोड़ा सा जिक्र आया। प्रियम्बल में कितने लिबर्टी की बात की गई है? 5 लिबर्टी की। क्या क्या लिबर्टी है? एक बार जाके एनसीईआरटी पलट लीजिए, धुरगर्दा जमा हुआ उसको हटा दीजिए। प्रियम्बल किसका मॉडिफाइड रूप है? प्रियम्बल ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मॉडिफाइड रूप है। क्या है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वो चीज है जो किताब का सार है। हम क्या चाहते हैं, हमारे संविधान निर्माता क्या चाहते हैं। इट इज एज गुड एज लुकिंग इनटू द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, राइट? तो वो क्या चाहते हैं उसकी बात है। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। 9 दिसंबर 1946 को क्या होता है? 9 दिसंबर 1946 को फ्रेंच ट्रेडिशन को अपनाते हुए सच्चिदानंद सिन्हा जी को इंटरिम अध्यक्ष कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुना जाता है। कौन सलाह देता है कि ऐसा फ्रेंच ट्रेडिशन को फॉलो करना चाहिए? जेबी कृपलानी सलाह देते हैं। 11 दिसंबर को आजाद शत्रु को चुना जाता है। 11 दिसंबर 1946 को आजाद शत्रु कौन है? आदरणीय राजेंद्र बाबू हैं। और 13 दिसंबर 1946 को मेरे भाई ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रस्तुत किया जाता है। कौन करता है? ड्राफ्ट भी नेहरू जी करते हैं, प्रेजेंट भी नेहरू जी करते हैं। और 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रस्तुत किया जाता है, विच लेटर टुक द फॉर्म ऑफ द प्रियम्बल। बहुत थक गए। प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है तो प्रियम्बल को बदला जा सकता है, एमेंड किया जा सकता है। कितना क्वेश्चन है भाई। हु सेड इमरजेंसी प्रोविजन इज अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन? के.एम. नंबियार ने इसको कहा है कि इट इज अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। द ओनली परमानेंट यूनिट इन द पंचायती राज सिस्टम इज, जाकर चुपचाप वीडियो देखिए, हमने एक पूरा पंचायती राज व्यवस्था पर वीडियो बना रखा है, उसको कहते हैं ग्राम सभा। क्यों आखिर में ऐसा कहते हैं नहीं बताएंगे तो हमको भी संतुष्टि नहीं है। हमको लगता है कोई नया आदमी सुन रहा होगा तो उसको कुछ बता देते हैं। देखिए 3 टियर स्ट्रक्चर में कौन कौन है? पंचायत लेवल पर मुखिया जी हैं, है ना। दूसरी बात, ब्लॉक लेवल पे कौन है? प्रमुख जी हैं, पंचायत समिति, जो कि पंचायत समिति चुनता है प्रमुख को। और जिला लेवल पर जिला परिषद के अध्यक्ष जी हैं। देखिए मुखिया जी हर 5 साल पे बदल जाएंगे, पर एक ऐसा बॉडी बताइए जो परमानेंट बॉडी है, जो हर मुखिया को हमेशा चुनेगा। हर मुखिया को ये आदमी हमेशा बदलते रहेगा, पर ये आदमी जो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द विलेज हैं, जो विलेज के रहने वाले लोग हैं, जो विलेजर्स हैं, वो थोड़ी बदलेंगे, वो तो हमेशा फिक्स रहेंगे। हेंस इट इज द ब्लॉक, बेसिक ब्लॉक ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। साइनिंग ऑफ, रोहित।